To control the East India Company, British passed two major laws, the Regulating Act and Pitt's India Act. आज बात करते हैं उन दो कानूनों की जिन्होंने भारत की कहानी ही बदल दी। एक ट्रेडिंग कंपनी को भारत का शासक बना दिया। यहीं से असल में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। मतलब ये सवाल ही अपने आप में कितना अजीब है ना। एक कंपनी जो खुद पैसों के लिए तरस रही थी, दिवालिया होने की कगार पर थी, वो अचानक से पूरे भारत की रूलर कैसे बन गई? इसका जवाब भारत में नहीं, लंदन में मिलता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ना एक बहुत बड़े क्राइसिस में, एक बहुत बड़े संकट में फंसती जा रही थी, और इसी संकट ने ब्रिटिश सरकार को दखल देने पर मजबूर कर दिया। और फिर आए ये दो कानून। तो कहानी शुरू होती है इसी सवाल से कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में दखल देना ही पड़ेगा। जरा इमेजिन कीजिए 1770s में कंपनी की हालत क्या रही होगी। एक तरफ कंपनी का खजाना बिल्कुल खाली, इतना कि वो ब्रिटिश सरकार से लोन मांग रही थी, और दूसरी तरफ उसी कंपनी के अफसर अपना प्राइवेट बिजनेस चलाकर अमीर बन रहे थे। ऊपर से बंगाल में पड़ा एक भयानक अकाल और मैसूर में हैदर अली से मिली हार ने तो कंपनी की पूरी पोल खोल के रख दी। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पहली बार लगाम कसने की कोशिश की, और इसी कोशिश का नाम था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और देखिए, ये सब बहुत तेजी से हो रहा था। बंगाल का अकाल, कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार अब और चुप नहीं बैठ सकती, अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। अच्छा, तो इस एक्ट में था क्या? इसने कई बड़े बदलाव किए। मेन मकसद था कंपनी के काम में थोड़ा ऑर्डर लाना, और जो करप्शन चल रहा था उस पर रोक लगाना। बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश हुई। लेकिन ये बस पहली कोशिश थी, और इसमें गलतियां, कमियां बहुत थीं। तो सवाल ये है कि क्या ये पहली कोशिश कामयाब हुई? बिल्कुल नहीं। इरादे तो ठीक थे, पर इस कानून में ही इतने लूपहोल्स थे, इतनी कमजोरियां थीं कि इसने फायदे से ज्यादा नई परेशानियां खड़ी कर दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि गवर्नर जनरल के पास अपनी ही काउंसिल के खिलाफ वीटो पावर नहीं थी। मतलब काउंसिल के लोग उसे ओवररूल कर सकते थे। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच भी पावर को लेकर झगड़ा चलता रहता था। तो शॉर्ट में कहें तो ये एक्ट कंट्रोल करने में बुरी तरह फेल हो गया। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो गया, तब ब्रिटिश सरकार को समझ आया कि भाई कुछ बड़ा और तगड़ा करना पड़ेगा। और फिर आया एक ऐसा कानून जो पहले वाले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। ये था असली टेक ओवर की तरफ पहला बड़ा कदम। 1773 के एक्ट की गलतियों को सुधारने के लिए 1781 में एक छोटा मोटा अमेंडिंग एक्ट तो लाया गया, लेकिन वो बस एक टेम्पररी फिक्स था। असली बड़ा रिफॉर्म आया 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से। और ये एक्ट सच में एक गेम चेंजर था। पहली बार कंपनी के कब्जे वाले भारतीय इलाकों को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस यानी ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। और सबसे बड़ा दाव था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाना। सोचिए, एक ऐसी बॉडी जिसने पावर का रिमोट कंट्रोल सीधा लंदन पहुंचा दिया। तो चलिए अब पिट्स इंडिया एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसे कहते हैं डुअल कंट्रोल सिस्टम या दोहरी नियंत्रण प्रणाली। इसका मतलब बहुत सिंपल था। कंपनी के काम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक तरफ कमर्शियल काम, मतलब व्यापार, वो कंपनी देखेगी, लेकिन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम, मतलब देश कैसे चलेगा, सेना क्या करेगी, टैक्स कैसे आएगा, ये सारे बड़े फैसले अब ब्रिटिश सरकार लेगी। तो सिस्टम देखिए कितना क्लेवर था। लंदन में बैठा बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के लिए सारी पॉलिसी बनाएगा, सारे बड़े फैसले लेगा, और कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका काम बस बिजनेस संभालना रह गया। मतलब असली पावर अब कंपनी के हाथ से निकल चुकी थी और सीधी ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच गई थी। तो इन दोनों एक्ट्स ने मिलकर आखिर बदला क्या? चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इनका असली इंपैक्ट क्या था। अगर इन दोनों कानूनों को एक लाइन में समझना हो ना, तो फर्क बस इतना है, रेगुलेटिंग एक्ट कंट्रोल की तरफ एक पहला कदम था जो अधूरा था, और पिट्स इंडिया एक्ट एक मजबूत और असरदार कंट्रोल था जिसने काम कर दिखाया। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, 1773 का एक्ट एक कच्चा इनडायरेक्ट अटेम्प्ट था।
वहीं 1784 के एक्ट ने कंपनी पर डायरेक्ट कंट्रोल लगाया, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दी और एक ऐसा सिस्टम बनाया जो 1858 तक, मतलब बहुत लंबे समय तक चला। तो इन दोनों एक्ट्स का कंबाइंड इंपैक्ट बहुत गहरा था। इन्होंने उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की नींव रखी जिस पर आगे चलकर ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, बल्कि वो ब्रिटिश सरकार की एक सबऑर्डिनेट एजेंसी, मतलब एक भारतीय ब्रांच बनकर रह गई। चलिए एग्जाम के लिए क्विक फैक्ट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, याद रखिए ये पहला कदम था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये इफेक्टिव कंट्रोल और डुअल कंट्रोल सिस्टम के लिए जाना जाता है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और ब्रिटिश पोजेशंस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1784 के एक्ट में हुआ। तो आखिर में बस इतना ही कि ये सिर्फ 2 कानून नहीं थे, ये उस साम्राज्य की आर्किटेक्चरल प्लान्स थीं, उसका ब्लूप्रिंट था जो अगले लगभग 150 सालों तक भारत पर हुकूमत करने वाला था। यहीं से एक ट्रेडिंग कंपनी का राज असल में एक एम्पायर में बदलना शुरू हुआ।